हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी आज एक नए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क अंडर सेक्शन 91A। मेरे पास बहुत सारे लोगों की फोन कॉल्स आती हैं, उसमें बहुत सारे प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, कंपनी सेक्रेटरी और बहुत सारे छोटे और बड़े बिजनेसमैन होते हैं। उनके बड़े कॉमन से क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क कौन फाइल कर सकता है? ट्रेडमार्क फाइल करने की प्रोसेस क्या होती है? ट्रेडमार्क की फीस क्या होती है? ट्रेडमार्क फाइल करने के बाद क्या कहते हैं, कोई पर्सन जिसने वो ट्रेडमार्क फाइल किया है, क्या वो अपने नाम के साथ टीएम लगा सकता है? अगर कोई पर्सन जिसने ट्रेडमार्क फाइल किया है, क्या वो किसी और पर्सन को उस टीएम का नाम, उस ब्रांड नेम को जिसका टीएम फाइल किया है उसका यूज करने से किसी थर्ड पर्सन को रोका जा सकता है? और रोका जा सकता है तो स्टार्टिंग से, और नहीं तो कब से। इसके अलावा अगर कोई ट्रेडमार्क फाइल होने के बाद क्या कहते हैं कि आगे की प्रोसेस क्या होती है? क्या उसकी कोई एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी इशू होती है? अगर एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होती है तो वो पॉजिटिव इशू होती है कि नेगेटिव इशू होती है? अगर क्या कहते हैं कि अगर नेगेटिव इशू होती है तो उसमें जो ऑब्जेक्शन आते हैं उनका क्राइटेरिया क्या रहता है? किस किस टाइप के ऑब्जेक्शन आ सकते हैं? और अगर जो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं उनको उनका जो है कोई रिप्लाई फाइल किया जाता है? रिप्लाई ड्राफ्ट करने का तरीका क्या होता है? क्या रिप्लाई खुद भी ड्राफ्ट हो सकता है या किसी प्रोफेशनल पर्सन से या लॉयर से उसे ड्राफ्ट करवाना पड़ता है? क्या केवल रिप्लाई करने से करने के बाद वो ऑब्जेक्शन या जो भी क्वेश्चन मार्क है डिपार्टमेंट का, ऑफिसर का, वहां से वो ऑब्जेक्शन रिमूव हो जाता है या आगे की भी कुछ प्रोसेस होती है? अगर वो मैटर वहां से हियरिंग में चला जाता है तो हियरिंग का मतलब क्या होता है? और अगर कोई मैटर हियरिंग में गया है तो उस हियरिंग को अटेंड करके क्या उस ऑब्जेक्शन को रिमूव कराया जा सकता है या उसके बाद फाइल कैंसिल हो जाती है? ऐसे बहुत सारे कॉमन से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आज मेनली हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं अंडर सेक्शन 918 उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क जैसे कोई पर्सन है, कोई बिजनेसमैन है, अगर कोई नाम या लोगो अपने प्रोडक्ट के लिए काफी पहले से यूज करता आ रहा है, ठीक है, और वो ये चाहता है कि उस नाम या लोगो जिसकी एक रेपुटेशन अपनी मेहनत से उसने डेवलप कर ली है, उसके नाम या लोगो को आसपास या काफी दूर दूर तक लोग जानने लग गए हैं, और वो ये चाहता है कि उस नाम या लोगो की कोई डुप्लीकेसी ना कर सके। ठीक है, तो उसे अपने नाम या लोगो को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे ट्रेडमार्क कराना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के, ऑल ओवर वर्ल्ड में नाम को प्रोटेक्ट करने की या लोगो को प्रोटेक्ट करने की एक ही तरीका है कि उससे कोई पर्सन उसका ट्रेडमार्क करा ले, तो उसके बाद जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसकी कोई डुप्लीकेसी नहीं कर पाता। ठीक है, तो होता क्या है कि वैसे तो जो भी पर्सन अपना कोई प्रोडक्ट अगर यूज कर रहा है, चाहे लोकल लेवल पर या ऑनलाइन या ऑफलाइन या किसी बिजनेस के लिए जो नाम या लोगो यूज कर रहा है, उसे नॉर्मली अपने नाम या लोगो को ट्रेडमार्क करवा लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में ये नहीं पता होता कि कोई नाम कितना बड़ा हो जाएगा, तो फ्यूचर की दिक्कतों से बचने के लिए अपने नाम या लोगों को प्रोटेक्ट करवा के चलना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कोई नाम या लोगो की आपने क्रिएट किया हो, उसकी रेपुटेशन आपने क्रिएट करी हो सकता है कोई और उस नाम या लोगों को टीएम करा के बैठ जाए और उल्टा आपको लीगल नोटिस भिजवा दे और उल्टा ये क्लेम करे कि ये हमारे नाम का मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, तो इन सब दिक्कतों से बचने के लिए जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, वो क्या कहते हैं, उन्हें अपने नाम या लोगों का टीएम कराना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो बात आ जाती है कि इसमें आपका क्या कहते हैं कि नाम कैसे सर्च किया जाता है? तो नाम सर्च करने के लिए क्या होता है कि एक तरह से जो पब्लिक सर्च ऑप्शन है उससे, उसमें भी एक साइंटिफिक वे होता है चेक करने का। ये नहीं है कि पब्लिक सर्च में आपने जो कुछ भी आपने कोई नाम डाला और उसमें क्लास डाली और कुल मिला के उसमें जो सर्च बटन जो गया तो उसमें आगे नो रिकॉर्ड फाउंड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुल मिला के कि आप डिपार्टमेंट ने आपको बोल दिया कि आपको ये ट्रेडमार्क फाइल करने का हम राइट देते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर पब्लिक सर्च में हमने कोई नाम डाला और हमने क्लास डाली और हमने जब सर्च बटन में गए या व्यू बटन में गए तो हमें
नो रिकॉर्ड फाउंड मतलब वैसा कोई भी नाम नजर नहीं आया। लेकिन जब कुल मिला के एग्जामिनेशन रिपोर्ट आई तो पता चल रहा है कि एक साथ 5 नाम, 10 नाम, कई बार 25-25, 30-30, 40-40 नाम की एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ जाती है। अरे भाई, होता क्या है कि जो पब्लिक सर्च को भी चलाने का या चेक करने का, पब्लिक सर्च में नाम चेक करने का एक साइंटिफिक वे है, उसको चेक करने का एक तरीका है। अगर आपको वो प्रोसेस नहीं आती तो कुल मिलाकर क्या होगा कि वहां पर आप मान लेते हैं आपने किसी भी अल्फाबेट में जो पहले से कोई ब्रांड नेम है, अगर आप कुछ भी एक भी अल्फाबेट आप बढ़ा दोगे और वहां पर दिखाएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। लेकिन नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब ये नहीं होता कि आपको उस नाम को यूज करने का राइट मिल गया। ठीक है, तो इसमें ये इसको भी यूज करने का एक साइंटिफिक वे है। तो जब अगर या तो आप खुद करना आता है तो खुद कर लो, नहीं तो किसी प्रोफेशनल पर्सन से जिसे उस काम की नॉलेज है उससे करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये पब्लिक सर्च की बात हो गई। अब क्या कहते हैं कि कोई भी पर्सन जो ट्रेडमार्क फाइल करता है, ठीक है, तो जिस दिन से वो ट्रेडमार्क फाइल कर रहा है उस दिन से जब उसका उसे एक गवर्नमेंट चालान रिसीव हो जाता है, एक रिसीव हो जाती है, ई रजिस्टर पेज पे जब से आपका नाम नजर आ जाता है, ठीक है, पब्लिक सर्च पे नजर आ जाता है, तो उस दिन से आपको अपने नाम के साथ या लोगों के साथ टीएम लिखने का राइट मिल जाता है। ठीक है, टीएम का मतलब होता है टेम्परेरी मार्क। ठीक है, लेकिन एक तरह से आप टीएम अप्लाई करने के बाद आप अपने नाम के साथ तो टीएम आप लिख सकते हो, लेकिन अगर कोई और पर्सन उस नाम को अगर यूज कर रहा है तो उससे एकदम से उस नाम को रोकने का या बंद करवाने का राइट अभी आपको पूरी तरह से नहीं मिलता। ठीक है, अगर टीएम फाइल करने के बाद आगे जाके 6, 6.5 महीने, 7 महीने, साल भर बाद अगर उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, सर्टिफिकेट का मतलब टीएम की जगह वो आर कन्वर्ट हो जाता है। टीएम का मतलब हो गया टेम्परेरी मार्क, टेम्परेरी राइट। ठीक है, और आर का मतलब हो गया कि आपका 100% राइट। मतलब टीएम जब आपके पास आया तो आप अपने नाम के साथ टीएम यूज कर सकते हो, लेकिन कोई और अगर उस नाम को यूज कर रहा है बिना टीएम लगाए तो आप एकदम से उसे रोक नहीं सकते। बोल जरूर सकते हो लेकिन रोकने का राइट नहीं बनता। लेकिन जिस दिन आपके पास आर आ जाता है उस दिन आप क्या कर सकते हो कि उसको कोई और पर्सन अगर उस पर टीएम या आर लिखकर उस प्रोडक्ट को बेच रहा है तो उसके अगेंस्ट आप उसे रोक सकते हो, उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो, उससे क्या है कंपनसेशन के लिए कोर्ट केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर टीएम कब से यूज कर सकते हैं, तो आपको इस वाले जो आंसर के साथ आपको पता चल जाएगा कि टीएम आप कब से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एग्जामिनेशन जो रिपोर्ट आती है उसके बाद क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्शन आ जाते हैं। जैसे आपका सेक्शन 9(1)(a) जिसके बारे में हमें अभी डीप डिस्कशन करने वाले हैं, सेक्शन 9(1)(b), सेक्शन 9(1)(3), सेक्शन 11। ठीक है, तो सेक्शन 11 जो होता है वो आपका पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि वो जैसे आपके जो आपने ब्रांड नेम फाइल किया है, आपने ट्रेड नेम फाइल किया है, ठीक है, तो आपके जो ट्रेडमार्क से मिलते जुलते नाम होते हैं या तो 100% मैचिंग वाले या जो कुछ या काफी कुछ मिलते हैं, उनकी एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है, वो कहलाता है सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो अगर आप उसका अगर वो क्या कहते हैं आप उसका एक प्रॉपर रिप्लाई करते हो या करवाते हो तो उस केस में वो ऑब्जेक्शन रिमूव करना आसान होता है। लेकिन हर किसी के लिए आसान नहीं होता। अगर क्या कहते हैं कि कोई सही बंदा जो उस क्या कहते हैं उस जो आपका ऑब्जेक्शन अप्लाई करना जानता है, ढंग से जानता है, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो ऑब्जेक्शन को रेगुलर टैकल करता रहा है, उसे ढंग से नॉलेज है, वही उसका ढंग से रिप्लाई कर सकता है। तो अगर सही रिप्लाई रहता है तो आपका ऑब्जेक्शन काफी हद तक डिपार्टमेंट रिमूव कर देता है। और अगर वो मैटर हीडिंग में चला भी जाता है तो होगा क्या कि आगे जाके वो हीडिंग से क्लियर करा दे जाएगा अगर ढंग से उसने उसका आंसर कर रखा है, अगर उसे प्रोफेशनल बंदे को उस चीज की नॉलेज है, या जो बंदा उस आपकी फाइल को टैकल कर रहा है, ठीक है, अगर उसे उसको हैंडल करना आता है तो वो सेक्शन 11 के ऑब्जेक्शन को रिमूव करा दे जाएगा। ठीक है, बाकी सेक्शन 9(1)(a) या 9(1)(b) का जो ऑब्जेक्शन है उन्हें रिमूव करना थोड़ा टफ होता है। ठीक है, थोड़ा कठिन होता है। तो लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट को हम ध्यान रखें
तो कुल मिला के हमारी ये ऑब्जेक्शन पहली बात तो आएंगे ही नहीं, अगर आएंगे भी तो वो फिर रिमूव कराना हमारे लिए आसान हो जाए। कुछ कंडीशन तो ऐसी होती हैं जिसमें अगर 9(1)(a) का ऑब्जेक्शन आ गया ना तो फिर कोई भी बंदा उसे रिमूव करा ही नहीं सकता, डिपार्टमेंट उसके लिए हाँ करेगा ही नहीं। इनके बारे में ही तो हम डीप डिस्कशन करने वाले हैं कि ऐसे कौन से नाम होते हैं कि जो सीधी सी बात है जो हमें रखने ही नहीं चाहिए, मतलब जिसका कोई सॉल्यूशन नॉर्मली है ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा अगर होता क्या है कि अगर कोई प्रोफेशनल बंदा, कोई अगर अच्छा लॉयर जो क्या कहते हैं ढंग से अगर उसे ट्रेडमार्क फाइल करना आता है तो होगा क्या है कि उसे ये पता, मतलब ये कोई नहीं बता सकता कि ट्रेडमार्क फाइल करने के बाद क्या कहते हैं उसमें ऑब्जेक्शन आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो बेटा हियरिंग में जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन उसे ये जरूर पता होता है कि ये ब्रांड आगे जाके रजिस्टर्ड होगा या नहीं होगा। मतलब कुल मिला के वो आपके पैसे खराब नहीं होने देगा, क्योंकि जब कोई आप ट्रेडमार्क फाइल करते हो तो उस कंडीशन में आपका जो ट्रेडमार्क फाइल करने में जो खर्चा आ रहा है, इसके अलावा और बहुत सारा जो होता है पैसा इन्वेस्ट होता है। पता नहीं आदमी कहाँ कहाँ से तो पैसा लेके लगाता है, लोन लेके लगाता है, और अगर उसके हाथ से वो ब्रांड निकल जाए तो कुल मिला के बहुत दिक्कत होती है। तो कुल मिला के जब भी आप कोई ट्रेडमार्क फाइल करते हो तो पहली बात तो ट्रेडमार्क फाइल खुद नहीं करना चाहिए। अगर आप कर भी रहे हो तो कुल मिला के बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि ट्रेडमार्क का जो फॉर्म ओपन होता है, टीएमए फॉर्म के थ्रू ट्रेडमार्क फाइल होता है, तो उसमें देखने में बड़ा आसान लगता है कि भाई ऐसा ऐसे ऐसे करके आप यूट्यूब में कुछ लोगों ने वीडियो बना रखे हैं कि भाई अपना आप ट्रेडमार्क 5 या 10 मिनट फाइल करो। अरे भाई ट्रेडमार्क फाइल करने का तो तरीका आपने बता दिया, लेकिन उसके बाद उसमें जो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि फाइल बुरी तरह से फंस जाती है या आगे जाकर नाम कैंसिल हो जाते हैं, उनका सॉल्यूशन तो आपने बताया नहीं। तो होता क्या है कि ट्रेडमार्क जब फाइल किया जाता है तो कुछ कॉलम तो बड़े सीधे साधे होते हैं कि एप्लीकेंट का नाम, एड्रेस और बाकी, लेकिन उसमें बहुत सारी कई बार चीजें ऐसी होती है जिसमें ऑप्शन पूछ रहा होता है, तो उन ऑप्शन में आदमी सबसे ज्यादा गड़बड़ियां कर जाता है कि हमें वो कुछ भी सोचता है कि भाई ऐसा है कि 3-4 ऑप्शन है, कहीं भी टिक कर देता है कि भाई क्या फर्क पड़ना है, फर्क बहुत ज्यादा पड़ जाता है। गुड सबसे ज्यादा जो मेन रोल होता है जब आप ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हो तो गुड डिस्क्रिप्शन का होता है, तो आदमी कुछ भी उठा के गुड डिस्क्रिप्शन डाल देता है। अब होता क्या है कि आपने अगर जरा भी क्या कहते हैं कि गुड डिस्क्रिप्शन गलत डाला तो कुछ मिलाके कि आपका ऑटोमेटिक क्या होगा कि फॉर्मेलिटी चेक फेल चला जाना है। ठीक है, अब होता क्या जब कोई ट्रेडमार्क फाइल करता है तो वो या तो खुद फाइल कर रहा है या जिससे करवा रहा है उसको नॉलेज नहीं है, उसने कहा सर मैं क्या क्या कोर्स ले लूं, तो वो क्या करता है कि जो आपका अगर जो उस क्लास से रिलेटेड है वो आइटम के अलावा और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लास के आइटम गिनवा देता है। ठीक है, अब मजे मजे में जो जो फाइल कर रहा है उसे भी नहीं पता, वो भी आधा अधूरा ज्ञान है, आधी अधूरी नॉलेज वैसे ही खतरनाक होती है। तो उसमें क्या कहते हैं वो बहुत सारा कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट क्लास का मिक्स करके उठा लेता है। तो वो फाइल तो हो गया, एक चालान नंबर भी दे दिया, एक रिसिप्ट नंबर दे दिया, ठीक है रिसिप्ट भी आ गई, पब्लिक सर्च भी आ गया, ई रजिस्टर भी आ गया, उसमें दिखा दिया सर मैंने फाइल कर दिया। होता क्या है कि 5 to 25 डेज में जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है तो असली इशू उसके बाद पता चलता है कि वहां पर लिख कर आ जाता है फॉर्मेलिटी चेक फेल। अब फॉर्मेलिटी चेक फेल में सबसे पहली बात तो सबसे पहला झटका 1000 रुपए का चालान, वो कौन भरेगा? एप्लीकेंट भरेगा जिसकी फाइल है। अब गलती किसी और की, लेकिन उसकी भरपाई कोई और कर रहा है। अब क्या करते हैं जिसने गलती करी है उसे उसको टैकल करना आता नहीं होगा, फिर वो जब किसी और से कराएगा तो 3-4 हजार रुपए वो एक्स्ट्रा सामने वाले को देगा। तो कुल मिला के जो पैसे कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करी थी वो हिसाब बराबर हो गया। इसके अलावा होता क्या फॉर्मेलिटी चेक फेल में 1000 रुपए का चालान सबमिट करने के बावजूद बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि चालान सबमिट करने के बावजूद वो उसमें फॉर्मेलिटी चेक फेल लिख के ही आता रहता है। ठीक है, उसको इमीडिएट कैसे फॉर्मेलिटी चेक पास कराना है उसका भी तरीका होता है कि अगर आप एक जिस बंदे को प्रोसेस करने आती है तो फॉर्मेलिटी चेक फेल अगर हुआ है तो उसे इमीडिएट फॉर्मेलिटी चेक पास करवा सकता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं कि जैसे इसके आगे क्या कहते हैं कि उसमें और बहुत सारी प्रॉब्लम इशू होते हैं, कैटेगरी में गलती कर देते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। कुछ पर्सन तो ऐसे हैं कि जो रेगुलर ट्रेडमार्क डाल रहे हैं लेकिन हर बार एक ही जैसे मिस्टेक करते हैं, सेम मिस्टेक। ठीक है, और हर बार वो 1000 रुपए का चालान भर रहे होते हैं। तो ये जो सारी चीजें कि हमें
किसी ऐसे प्रोफेशनल ऐसे पर्सन से ट्रेडमार्क फाइल कराने की जरूरत है जिससे उसे उस काम की पूरी परफेक्ट नॉलेज है, और परफेक्ट नॉलेज उसी को होगी जो जिस पर्सन ने उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रखी हो, वो रेगुलर फाइलिंग करता रहता है वो तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसके बाद आपका बात आ जाती है कि ऑब्जेक्शन आ गया। अब ऑब्जेक्शन के बाद क्या कहते हैं, उसका रिप्लाई है क्या कि अगर प्रॉपर किया जाता है तो कुल मिला के उसका ऑब्जेक्शन वहां से रिमूव हो सकता है। ठीक है, 11 का भी रिमूव हो सकता है और 91A 91B, ठीक है, उनका भी रिमूव हो सकता है। लेकिन हर 91A का ऑब्जेक्शन रिमूव नहीं हो पाता। कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्टेड नाम है जिन्हें डिपार्टमेंट ने मना कर रखा है, उसके बावजूद जिसे नॉलेज नहीं है वो तो पब्लिक सर्च में जाएगा। आप पूछोगे सर ये नाम चाहिए, जैसे बालाजी चाहिए, तो सामने वाला कहेगा सर बालाजी तो आ ही नहीं रहा। आप ट्रेडमार्क फाइल कर दिया, उसके बाद आ जाएगा सीधे सीधे क्या है कि आपका ऑब्जेक्शन आ जाएगा 91A का। ठीक है, अब मजे की बात, उस सामने वाला आपको या तो फोन स्विच ऑफ करके बैठेगा या आपको क्या कहते हैं कह देगा सर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और है क्या, ले देके वो रिप्लाई भी करवाएगा, उसकी फीस भी आप उसको या किसी और को दोगे, मैटर भी हीलिंग में जाएगा लेकिन वो निकलेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं कि ये रिप्लाई करने के लिए भी ये है कि कोई प्रोफेशनल बंदा जिसको उस काम की परफेक्शन के साथ नॉलेज हो, उसके थ्रू वो काम आपका कराना चाहिए। आप यकीन मानो आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, आगे की बात, मैटर अगर हियरिंग में जाता है तो हियरिंग लेने में भी मोस्टली केस लोग खराब कर देते हैं। ठीक है, हियरिंग लोगों को पता ही नहीं है कि हियरिंग टैकल कैसे करना। पहली बात तो हियरिंग के नाम से लोग सुन जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। तो है क्या कि हियरिंग से भी बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। 100 में से इंडिया में 96 से 98% फाइलें ऑब्जेक्शन में जाती हैं, लेकिन आप यकीन मानो 98% फाइलें क्या खराब होती हैं? नहीं होती। ठीक है, उनमें से कुछ फाइलें खराब होती हैं, अधिकतर फाइलें तो पास हो जाती हैं अगर उसको ढंग से टैकल करना आता है। तो ऑब्जेक्शन के रिप्लाई से भी बहुत बार ऑब्जेक्शन रिमूव हो जाता है, नहीं तो हियरिंग से तो रिमूव हो ही जाता है। लेकिन कुछ चीजों का क्या कहते हैं रिमूवल नहीं होता, उस तरह की चीजें फाइल करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं तो टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब हम मेन जो 91A के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि 91A का ऑब्जेक्शन किस वजह से आ जाता है और ऐसे मतलब कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए कि हमें 91A के ऑब्जेक्शन को फेस टू फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है, उसके बाद जो हम अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह से टैकल करना है कि 91A का इश्यू ना है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, विच आर डिवॉइड और distinctive character, that is to say not capable of distinguishing the goods and services from one person from those of another person। पहली बात तो जो ट्रेडमार्क एक्ट बना वो इसलिए बना कि सबसे पहली बात तो कि आपका नाम जो है वो सबसे यूनिक होना चाहिए, अलग हटके होना चाहिए। यूनिक या अलग हटके होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है यूनिक का मतलब ही हमको नहीं पता। आज की डेट में हम क्या करते हैं, कुछ भी अलग हटके करना ही नहीं चाहते। हम सीधी सी बात है, कोई भी नाम जो मिलते जुलते हैं उनकी डुप्लीकेसी करते हैं, क्योंकि है क्या कि दूसरे ने किसी ने अपनी मेहनत से कोई नाम खड़ा किया, उसकी मेहनत का हम फायदा उठाना चाहते हैं, शॉर्टकट लेना चाहते हैं। तो होता क्या है कि आज की डेट में इस वजह से जो ये कॉपी करने की वजह से बहुत सारे नाम फंसते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें 91A का ऑब्जेक्शन इसलिए आता है कि हम कोई नाम ऐसा रखते हैं तो जो सीधी सी बात है, जो सबसे रिलेटेड बहुत सारे लोगों से रिलेटेड है। मतलब सीधी सी बात है, अगर वो नाम आपको दिया जाता है, वो नाम या लोगो आपको दिया जाता है, तो वो किसी एक पर्सन से इंटरलेटेड नहीं होता, बहुत सारे लोगों से रिलेटेड होता है। तो अगर डिपार्टमेंट वो नाम या लोगो आपको पास कर भी देता है तो सीधी सी बात है, उसका आप किसी और को उसको यूज करने से नहीं रोक सकते, तो ट्रेडमार्क का तो पर्पज ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कौन सी मतलब नाम है कि जो सीधी सी बात है हमें रखने में सावधानी बरतनी चाहिए, जो नाम रखे नहीं चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे साफ साफ अगर इसकी डेफिनेशन में आप देखोगे तो जियोग्राफिकल नेम आ जाते हैं। जियोग्राफिकल नेम का मतलब ये होता है किसी जगह के नाम। जैसे
किसी कंट्री का नाम, ठीक है, कंट्री जैसे लोग कंट्री का नाम रख लेते हैं, जैसे इंडिया है, रसिया है, पेरिस है, या मतलब कंट्री या सिटी का नाम पेरिस रख लिया, या नेपाल रख लिया, भूटान भूटान रख लिया, ठीक है। तो या इसके अलावा क्या कहते हैं, बहुत फेमस कोई कोई दिल्ली दिल्ली रख ले, कोई यूपी रख ले, कोई उत्तराखंड रख ले, कोई झारखंड रख ले। किसी ने एक ने रखा था झारखंड टीम, झारखंड टीम, अरे झारखंड तो सबके लिए कॉमन है भाई, एक कैसे मिल जाएगा। अब होता क्या है, कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे किसी स्पेसिफिक स्टेट में रह रहे हैं, आप उस स्टेट में रह रहे हैं, उस स्टेट में कोई सिटी है जिसको जो बहुत फेमस है, जैसे यूपी में आप चले जाओ तो यूपी में एक आगरा एक ऐसी सिटी है, या मथुरा वृंदावन एक ऐसी सिटी है कि जिसे हर कोई जानता है। तो उसमें क्या है कि अगर कोई आगरा नाम रखने की कोशिश करे, ठीक है, या मथुरा वृंदावन नाम रखने की कोशिश करे, तो ये जो नाम, सीधी सी बात है, अगर ऐसा कोई ट्रेडमार्क अगर फाइल किया जाता है तो उस केस में 9 महीने का ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा, ठीक है। किसी जगह का नाम आपको नहीं रखना, या आपका जैसे आप राजस्थान चले जाओ तो राजस्थान में तो बहुत फेमस सिटी है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा फेमस नाम है जयपुर का। वहां मोस्टली कपड़े वाले और दूसरे वो हर कोई जयपुर के नाम से अपना ब्रांड नेम रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पर्पज क्या होता है कि ऐसा है कि फ्री की मार्केटिंग मिल जाए, कि मतलब कोई ऐसा नाम हम रखें जो सबने सुना हो, हमें उसकी मार्केटिंग के ऊपर खर्चा ना करना पड़े। अब ऐसे समझदार आपके जैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि आपको जयपुर नाम अगर रखते हो तो जयपुर नाम तो डिपार्टमेंट किसी को देगा नहीं, क्योंकि जयपुर तो किसी जगह का नाम है, वो सबसे रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा जोधपुर, उदयपुर या उत्तराखंड में चले जाओ तो उत्तराखंड में आपका नैनीताल, या इधर हिमाचल में मसूरी हो गया, शिमला हो गया, कुल्फी हो गया, ठीक है। तो जगह के नाम, अगर आपके नाम से आप ट्रेडमार्क रखते हो तो आपके ट्रेडमार्क में सेक्शन 9(1) का ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा। पर आप ये समझो कि डिपार्टमेंट उस ऑब्जेक्शन को नॉर्मली रिमूव नहीं करेगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा कमिटमेंट कर ले। हो सकता है कि धोखे से कोई ऑफिसर जिसको इतनी नॉलेज ना हो वो पास कर जाए, लेकिन नॉर्मली इस तरह का ट्रेडमार्क आपको नहीं मिलेगा। तो जगह का नाम लेने से बचना चाहिए। अच्छा, कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जो सुने सुनाए से नहीं होते, जैसे कोई छोटा सा गांव है, उसका नाम कोई रख ले, ठेठरी ठेठरी गांव, या कुछ ऐसा कुछ रख ले कि जो सुना सुनाया नाम, ठीक है। तो हो सकता है डिपार्टमेंट वो नाम पसंद कर जाए, लेकिन अगर कोई भी ऐसी जगह है जिसका नाम समझ आता है कि किसी जगह के नाम पर रखा गया, तो ट्रेडमार्क आपको नहीं मिलेगा, डिपार्टमेंट आपको नाम नहीं देगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी जो आ जाती है 9(1) में, कि आपका क्या कहते हैं, रिलीजियस नेम। रिलीजियस का मतलब कि सीधी सी बात है आपका, कि क्या कहते हैं कि जैसे भगवान के नाम है, कि राधा रानी, या क्या कहते हैं कि श्री कृष्णा, राम, बालाजी बालाजी या कृष्णा या मोहम्मद, ऐसे कोई नाम रखने की कोशिश करता है। आपको मैं बताऊं कि आपका पब्लिक सर्च में आप जाओगे तो पब्लिक सर्च में एक बहुत जो है लंबी चौड़ी लिस्ट है प्रोहिबिटेड नेम की। प्रोहिबिटेड मतलब जिसको डिपार्टमेंट ने कह रखा है कि हम ये किसी को भी नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर उसके बावजूद वो नाम को यूज करता है तो उस केस में डिपार्टमेंट तो सीधी सी बात है उसे तो कैंसिल करेगा, वो कैसे पास करेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीजों में अपना टाइम खराब करना बेकार है। किसी ने एक नाम फाइल किया था बालाजी इंटरनेशनल। अब हुआ क्या कि वो बालाजी इंटरनेशनल अगर फाइल किया तो उसके बाद वो ऑब्जेक्शन भी आना ही था 9(1) का। उसके बाद बेटा हियरिंग में भी गया, तो बाद में हियरिंग ऑफिसर ने उसे पास नहीं किया। सीधी सी बात है, बालाजी का नाम आपको यूज करना, किसी भगवान के नाम पर अगर कोई नाम यूज करना है तो आप उसको रख लो, बट टीएम नहीं लगा सकते। आप टीएम मतलब आप उसको ब्रांड नेम के तौर पर यूज कर सकते हो, कोई और भी यूज कर सकता है, ना तो वो आपको रोकेगा ना आप किसी को रोकोगे। ये बात समझने की जरूरत है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मेरा भी कहना यही था उनसे कि भाई ऐसा है कि डिपार्टमेंट तो आपको ये देगा नहीं, लेकिन अगर आपको वो ये बोला कि मुझसे कि सर क्या कहते हैं कि ये नाम तो बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, तो मैंने कहा आप एक काम करो, फॉर्म चलाते रहो, इस नाम से चलाते रहो और इस नाम को यूज करते रहो, कोई आपको नहीं रोकेगा ना, लेकिन आप भी किसी को नहीं रोक सकते। हाँ, टीएम नहीं लगा सकते आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अगर वहां जाओ, मथुरा वृंदावन में जाओ, वृंदावन में जितने भी होटल हैं वो आपको बाकी बिहारी के नाम से मिलेंगे, क्योंकि भगवान जो ट्रस्ट है उनका प्लेस है वो,
ठीक है, मथुरा भगवान कृष्ण की बर्थ प्लेस है, तो वहां पर जितने भी आपको होटल और रेस्टोरेंट मिलेंगे वो बाके बिहारी या राधा कृष्णा के नाम से मिलेंगे। ठीक है, तो या आपका वहां पर राजस्थान चले जाओ मरघट वाले बाबा, सॉरी ये मेहंदीपुर बालाजी में, तो वहां पर मेहंदीपुर बालाजी या बालाजी के नाम से ही जितने भी होटल और रेस्टोरेंट या जितनी भी शॉप है मोस्टली वो बालाजी के नाम से मिलेंगी। तो उसमें क्या कहते हैं, किसी एक आदमी को ये नाम यूज करने का राइट नहीं मिल सकता, सब यूज करेंगे, मतलब आप किसी को रोक नहीं सकते। इसके अलावा क्या कहते हैं कि इसमें अगर कोई पर्सन किसी कम्युनिटी का नाम यूज करता है या कास्ट का नाम यूज करता है तो वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी एक आदमी से ना बनती, कम्युनिटी बहुत सारे लोगों से बनती है। ठीक है, आप जैसे किसी ने एक जो नाम रखा अहमदिया, तो अहमदिया क्या है कि अहमदिया एक बहुत बड़ी कास्ट होगी जिसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोग अपने नाम के साथ अहमद लिखते हैं जो मुस्लिम लोग हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर कोई लिख देता है कि अपना ब्रांड नेम अहमद लिख देता है या अहमदिया लिख देता है, तो ऑब्वियस है कि वो नाम डिपार्टमेंट किसी एक बंदे को नहीं देगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कोई शर्मा लिख दे, कोई गुप्ता लिख दे, कोई बिस लिख दे, कोई अग्रवाल लिख दे, कोई कोहली। ठीक है, तो ऐसे कोई अगर कोई ट्रेडमार्क फाइल करता है तो उसको वो ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट देगा ही नहीं, क्योंकि ये पूरी की पूरी कम्युनिटी से रिलेटेड है। कोई सिंधी लिख देता है, ठीक है, डिपार्टमेंट कहाँ से पास कर देगा। ठीक है, सिंधी मिठाई वाला, सिंधी मिठाई वाले के नाम से डाल दिया, ट्रेडमार्क पास हो जाएगा। किसी ने मुझसे पूछा, अरे भाई, मैंने कहा कहाँ से हो जाएगा, सिंधी कहाँ से आया, सिंध से आया। सिंध किससे बना, बहुत सारे लोगों से, मतलब सिंध में कितने लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो बाकी लोग ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे क्या, तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि जैसे किसी केमिकल की शॉर्ट फॉर्म, जैसे अब किसी ने रख दिया P2 ऑर्गेनिक, P2 एक्चुअल में क्या, फास्फोरस की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो कहां से फास्ट, भाई किसी केमिकल की शॉर्ट फॉर्म CO2 H2O ऐसे करके, या कोई क्या कहते हैं किसी कलर का नाम कोई रख देता है, या कोई चार मीनार रखने की कोशिश करता है, चार मीनार एक वर्ड रखने की कोशिश करता है, या कोई वर्ड यूज रखने की कोशिश करता है कि होटल, या कोई कुकिंग चॉइस, ऐसे करके कोई वर्ड रखने की कोशिश करता है, ट्रेडमार्क लेने की कोशिश करता है, तो उसको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। कुछ प्रोविडेंट नाम की मैं जो लिस्ट डिपार्टमेंट में दे रखी है, अगर आप सर्च करोगे तो उसमें साफ साफ बता रखा है, जैसे कुछ हमारे जो महापुरुष हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, ठीक है, महात्मा बुद्ध, या आपका जो किसी नेता का नाम जैसे मान लेते हैं महात्मा गांधी है, या क्या कहते हैं कि आपका हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, या क्या कहते हैं कि जाकिर हुसैन, ठीक है, या जो दूसरे जो नाम है, जैसे इसमें DNOC आ जा रहा है, या कोई बीटा गामा आ जा रहा है, कोई अगर गांधी रखने की कोशिश करता है, जो सिख कम्युनिटी है उनके काफी सारे गुरु, उनमें से किसी का नाम रखने की कोशिश करता है कि केवल सिंपल गुरु, या गुरु गोविंद सिंह, या गुरु अर्जुन देव, या गुरु हरकृष्ण, या गुरु नानक देव, या गुरु रामदास, ऐसे कोई नाम रखने की कोशिश करता है। ठीक है, या हेलीकॉप्टर रखने की कोशिश करता है, ठीक है, या लॉर्ड कृष्णा, या लॉर्ड बुद्धा, ऐसा कोई भी नाम अगर रखने की कोशिश करता है तो डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन में 918 का ऑब्जेक्शन लाएगा ही लाएगा। उस केस में आप किसी भी तरह का उसमें एग्जाम्पल देने की कोशिश करो, केस स्टडी ऐड करने की कोशिश करो, तो आपका डिपार्टमेंट वो ट्रेडमार्क पास नहीं करेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि आपको आपका टाइम और पैसा दोनों क्या होगा, इसमें बर्बाद होगा। तो सबसे पहली बात, तो ट्रेडमार्क जब फाइल करो तो कोई भी नाम यूनिक होना चाहिए, बहुत सोच के रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि है क्या, आज आप ट्रेडमार्क फाइल करोगे कम से कम 6.5 महीने लगेंगे, अगर आप ट्रेडमार्क फाइल करते हो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो 6.5 मंथ, और अगर क्या कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है तो 4 से 5 महीने फाइल आगे खिसक सकती है, और अगर हियरिंग में मैटर चला जाता है तो 1.5 से 2 साल और भी मैटर आगे खिसक जाएगा। ठीक है, और कुल मिला के कि आगे जाके पता चलना हियरिंग में मैटर जाएगा, वहाँ जो ट्रिब्यूनल ऑफिसर है, जो जो हियरिंग ले रहा होता है उसे ट्रिब्यूनल ऑफिसर बोला जाता है। कुल मिला के वो क्या करेगा, उस मार्क को सीधे सीधे रिफ्यूज कर देगा, आगे जाके आपका टाइम और पैसा दोनों आपके क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात, तो अगर कोई भी ट्रेडमार्क का नाम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए, ट्रेडमार्क फाइल खुद नहीं करना चाहिए। अगर ट्रेडमार्क आप फाइल
कर भी रहे हो तो जब तक आपको मतलब बहुत नॉलेज होनी तभी आप फाइल करो, नहीं तो नहीं करना चाहिए। और है क्या कि इसको अगर करवा भी रहे हो तो किसी सो कॉल्ड प्रोफेशनल से नहीं, किसी अच्छे प्रोफेशनल पर्सन से जो जिसने उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं कि पूरी तरह से अच्छी रिसर्च कर रखी है, उससे वो ब्रांड फाइल करवाना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, ट्रेडमार्क से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, ठीक है, अगर जहां पर आपका क्वेश्चन का आंसर अगर इस वीडियो में आपको नहीं मिल पाया है तो अपने डाउट के लिए आप मेरे पर्सनल जो मोबाइल नंबर है 9625122106 एंड सेकेंड नंबर है 92123613 106, ठीक है, 921236 एक मिनट, इस नंबर पे कॉल करके आप अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे प्लीज लाइक करिए और औरों के साथ शेयर करिए कि हो सकता है कि आपके शेयर से कुछ और लोगों का भी फायदा हो जाए। इसके अलावा नए वीडियो के लिंक के लिए क्या है, वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि नए वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।